नमस्कार दोस्तों, द बोरिंग डायरी के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा में हुए इलेक्शंस के बारे में और जम्मू कश्मीर में हुए इलेक्शंस के बारे में, और इसका जो फॉरेन पॉलिसी एस्पेक्ट है वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स ये वीडियो इलेक्शन एनालिसिस पे नहीं है, हालांकि उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ज़रूर लूँगा, बट ये ओवरऑल इलेक्शन की एनालिसिस नहीं करेगा। बट जो फॉरेन पॉलिसी बैकग्राउंड में चल रही थी, जिस हिसाब से अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने इस पूरे सिचुएशन का जो अभी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका मेजॉरिटी में नहीं होने का जो फ़ायदा उठाने की कोशिश चल रही थी, हम उसी पे तो एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो देखिए 4 जून को भारत के जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए, जिसमें बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि पिछले 10 सालों से फुल मेजॉरिटी में पावर में थी, उसको कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं मिली। उन्हें अपने दम पर 240 सीट्स मिली और रेस्ट ऑफ द सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट उन्होंने अपने कोलिशन पार्टनर्स के थ्रू हासिल की। अब इससे एक प्रॉब्लम क्या हुई, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया वो हुआ हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस पे। तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो हमारा लास्ट 10 ईयर्स में एक बहुत ही हैवी हैंडेड और फ्रंट फुटेड फॉरेन पॉलिसी थी, उस पर कुछ हद तक या फिर काफ़ी हद तक इम्पैक्ट पड़ेगा। हालांकि ऐसी कोशिशें देखने को मिली सामने से, बट मुझे नहीं लगता कि भारत के फॉरेन पॉलिसी या ओवरऑल स्टेचर में या फिर हमारे एटीट्यूड में कोई ऐसा सच डिफरेंस आया। हमारा फॉरेन पॉलिसी अभी भी लास्ट 10 ईयर्स की तरह ही काफ़ी फ्रंट फुटेड और हैवी हैंडेड ही रहा है। बट हम इसमें हमारे फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा जो सामने वाली पार्टीज़ ने करने की कोशिश की उस पर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जब ये इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शंस हुए 2024 में, सो उससे जस्ट पहले एक ट्रेंड देखने को मिला कि अचानक से इंटरनेशनल जो मीडिया थी वो भारत को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई, और उनका इंटरेस्ट ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन से ज़्यादा एक पर्टिकुलर पार्टी को, यानी कि जो गवर्नमेंट या रूलिंग पार्टी थी, उसको नीचे दिखाना या फिर उसको एक नेगेटिव लाइट में प्रस्तुत करना हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो रूलिंग पार्टी थी उसमें कोई कमियां नहीं थी, बट जो कमियां थी उनको बस पूरे देश के इमेज पे सुपर इम्पोज कर देना और ये बता देना कि भारत ऐसा है और भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, ऑटोक्रेसी है, इस तरीके की बकवास जो थी, तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिली। ऐसा कुछ स्टैटिस्टिक्स में कहा गया कि इलेक्शन से सिर्फ 2 महीने पहले का अगर अब हम डेटा निकालें तो करीबन 200 ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हुए, और ऐसा कभी भी भारत के इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में देखने को नहीं मिला। तो इससे एक चीज़ तो साफ जाहिर होती है कि कई सारे इंटरनेशनल इंटरेस्ट थी जो भारत में एक स्टेबल सरकार नहीं चाहती थी, और कुछ हद तक सफल भी हुए। बट ओवरऑल हमने हमारे यानी कि भारत में पीसफुली इलेक्शंस हुए, मोर और लेस, एक्सेप्ट सम स्टेट्स। तो एक स्टेबल इलेक्शन हुए, एक स्टेबल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ, या फिर ट्रांजिशन तो क्यों कहूँ, यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी थी उसको तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला, हालांकि दिस टाइम विद दी कोलिशन पार्टनर्स। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जो कोलिशन पार्टनर्स थे, इनकी हिस्ट्री ऐसी बताई जाती है कि बहुत ही अनस्टेबल है, ये कभी भी आपकी पार्टी या फिर एनडीए की कोलिशन को छोड़ के जा सकते हैं। तो ये एक वीक पॉइंट हो सकता है करंट गवर्नमेंट के लिए और इसका फ़ायदा इंटरनेशनल और ख़ासकर कि यूएस एंड इट्स एलाइज ने खूब उठाया। ये कैसे देखने को मिला, शायद ज़्यादातर लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, बट जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स थे, खासकर कि फ्रॉम यूएस और ऑस्ट्रेलिया, वो डायरेक्टली इन कोलिशन पार्टनर्स के साथ सीक्रेट मीटिंग्स या फिर बिहाइंड द डोर्स मीटिंग कर रहे थे। यूएस के काफ़ी सारे ऑफिशियल्स हैदराबाद में कुछ पोजीशन के बड़े या फिर कहे कि इम्पोर्टेंट नेताओं से मिले इन हैदराबाद। फिर अगेन यूएस के डिप्लोमेट्स जम्मू एंड कश्मीर में जाके उमर अब्दुल्ला से मिले। उसके बाद वही सेम हमारे देश में जो यूएस के एम्बेसडर है एरिक गासेटी, वो फार्मर एजिटेशन लीड करने वाले नेताओं से मिले। तो चलिए, एक हद तक तो ऑपोजिशन लीडर्स के साथ मिलना डिप्लोमेट्स का दूसरे देश के डिप्लोमेट्स का एक समझ में आता है कि ये कई मामलों में एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है, और कई देशों में भारत भी ऑपोजिशन के लीडर्स से जाके मिलता रहता है, और ये एक डिप्लोमेटिक सर्कल्स में एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। बट
सोचने वाली बात यह है कि क्यों कोई फॉरेन डिप्लोमेट एक ऐसे क्यों कोई फॉरेन डिप्लोमेट्स किसी एजिटेशन या यूँ कहे कि कोई प्रोटेस्ट को लीड करने वाले लोगों से क्यों मिलेगा। ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। हालांकि ओवरली कुछ सरकारें दूसरी कंट्रीज़ में एक स्टेटमेंट जारी कर देती है, बट पर्सनली कोई नहीं मिलता है। तो यूएस के केस में एरिक गारसेटी फार्म लीडर्स से मिले थे, यही सेम यूएस एम्बेसडर कई बार कहीं कश्मीरी सेपरेटिस्ट से भी मिल चुके हैं। आई होप, बट अगेन उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल रखी है, तो भारत सरकार एज सच कुछ खास एक्शन नहीं ले सकती है। एंड अगेन हमारे रिलेशंस विद यूएस अब काफ़ी ज़्यादा स्कोप में बड़े हो चुके हैं। आई डोंट नो क्वालिटी में कैसे हैं, बट इसलिए एक ऐसी हरकतों से यूएस को हम रोक नहीं सकते हैं, बट वी कैन मेक आवर कंट्रीज सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्गर टू डील विद सच काइंड ऑफ इंटरनेशनल इंटरफेरेंस। अगेन कई रशियन मीडिया आउटलेट्स ने भी ये बताया था कि एक्टिवली अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है इलेक्शन के दौरान उन्होंने भारत के इलेक्शंस में इंटरफेरेंस की है थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। फिर इसी दौरान डोनाल्ड लू, जो कि कहे जाते हैं कि हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में हुए जो तख्ता पलट है उनमें इन भाई साहब का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है, या यूँ कहूँ कि ये सारी करामात इन्हीं की हुई है। इनका नाम है डोनाल्ड लू। अब वो इलेक्शंस के दौरान, भारत में इलेक्शंस के दौरान चेन्नई में विजिट करते हैं, किसी भी ऑफिशियल से नहीं मिलते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के, तमिलनाडु के रूलिंग स्टेट पार्टी से मिलते हैं और फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। तो ये अपने आप में फिर से एक सवाल खड़े करता है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भारत में क्या करना चाह रहा है। और मोस्ट सर्टनली आप समझ गए होंगे कि वो भारत में क्या करना चाह रहा है। वो बेसिकली एक तरीके से भारत में वही करना चाह रहा है जो उन्होंने हमारे वेस्ट और हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स पे किया है, और कुछ हद तक अब वो थाईलैंड में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हरियाणा इलेक्शंस की बात करें या फिर महाराष्ट्र, आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शंस की बात करें और जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस की बात करें, मेरे ख्याल से इन लोगों का अजम्पशन ये था कि चूंकि बीजेपी ने अपने जनरल इलेक्शन के परफॉर्मेंस में काफ़ी गिरावट देखी है, तो हो सकता है कि बीजेपी अगर इन स्टेट इलेक्शंस में पूरी तरह हार जाए तो एक तरीके से जो उनके कोलिशन पार्टनर्स है, बीजेपी के कोलिशन पार्टनर्स, दे विल बी इन अ स्ट्रॉन्गर नेगोशिएटिंग टेबल, और उनको अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है वो उनको इन्फ्लुएंस कर सकती है टू कम आउट ऑफ द कोलिशन एंड दे विल बी पेड द फेवर्स। अब वो ऐसा, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ऐसा क्यों चाह रही है? देखिए, भारत का जो स्टैंड रहा है रशिया को लेके, रशिया यूक्रेन वॉर को लेके, वो कुछ हद तक या फिर काफ़ी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। वो चाहते हैं कि भारत एक तरीके से यूएस वेसल स्टेट बन के रहे, और ये तभी पॉसिबल है जब दिल्ली में बैठी सरकार बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो अभी हरियाणा के इलेक्शन में जीत हुई है, तो वो एक तरीके से, या फिर बीजेपी के लिए खुश होने की बात है कि उनको अब थोड़ा सा कम मैनिपुलेशन झेलना पड़ेगा फ्रॉम वेरियस पार्टीज इन्वॉल्व, बी इट कोलिशन, बी इट इन सर्टेन फॉरेन पॉलिसी एस्पेक्ट्स। और अगर BJP is able to keep up Maharashtra, which is the biggest upcoming election, then things will be better for them. उनके लिए चीज़ें ईजियर रहेंगी। हालांकि पार्टी पावर में कोई भी आए दिल्ली में, हमारी फॉरेन पॉलिसी मोर और लेस सिमिलर ही रही है, बट जो हमारा टोन, स्टैंस और हमारी चाल ढाल रही है, हमारी जो नेगोशिएटिंग पावर रही है, वो काफ़ी चेंज हुई है बीजेपी के पावर में आने के बाद। हमें एक बहुत ही लोन वुल्फ वॉरियर टाइप का डिप्लोमेसी देखने को मिला है। सो एक तरीके से ये कई बाहर की कंट्रीज़ को, कई बाहर के पावर्स को पसंद नहीं आ रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो अभी हरियाणा में बीजेपी की जीत हुई है, उनके लिए इसमें खुश होने के दो तीन मायने हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्रंट। हालांकि ये एक आधी जीत है, उनको अभी और थोड़ा सा ज़्यादा आगे चल के कुछ और स्टेट्स कंटिन्यूसली जीतना होगा टू एस्टेब्लिश दैट कि पार्टी के पास अभी भी लोगों का सपोर्ट है, एंड दैट विल हेल्प देम कि उनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे एक फेवरेबल आउटकम या फिर फेवरेबल पोजीशन मिले टू नेगोशिएट और कंडक्ट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।